अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करनी है, जो डेवलपमेंट्स नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने आज आपसे सॉरी बोलना है, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग मुझे कह रहे हैं कि ऑडियो के इश्यूज़ आ रहे हैं। कल भी एक शो में समहाउ पता नहीं क्यों एक ऑडियो इश्यू हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों हुआ है। क्योंकि जितनी तरीके से मैं कोशिश कर सकता हूँ, एक तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई-टेक किस्म का बंदा नहीं हूँ। लेकिन जितना भी हो सकता है उतनी एहतियात करता भी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जाके कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कल भी हुई, तो इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे लगा कि शायद वो मैंने यहाँ पे ना साइड पे फ़ोन रखा हुआ होता है, तो शायद उसका जो सिग्नल था, उसकी वज़ह से डिस्टॉर्शन हुई होगी, या और कोई मुझे वज़ह नज़र नहीं आई। लेकिन जहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे भी फ़ोन तो मेरे पास ही पड़ा हुआ होता है। बहरहाल इस दफ़ा मैंने फ़ोन को बिल्कुल पीछे रख दिया। मैंने कहा चल भी तू तो उधर जा। तो इसलिए बहुत-बहुत माज़रत। और मैंने आज बल्कि इसको थोड़ा-सा अ, आपको दिखाने के लिए नहीं, आज इसको मैंने थोड़ा-सा और ऊपर कर दिया है। ये येटी का जो ब्लू येटी है, उसका माइक है, और कहते तो हैं कि ये बड़ा अच्छा है, लेकिन अब पता नहीं इसका जो रिज़ल्ट है, वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो बस अगर 1-2 दफ़ा अगर इसने और इस तरह की हरकत की, तो फिर ये इट इज़ गॉन। फिर मुझे इसको ट्रैश करना पड़ेगा और कोई ना कोई और लेना पड़ेगा। तो एक चांस मैं इसको और देता हूँ। तो अगर इसने गड़बड़ की, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ और ले लें। तो इसलिए बहुत-बहुत माज़रत। और मुझे पता है, मैं खुद भी अगर आपकी जगह पे हूँ, तो मैं ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेट आदमी हो जाता है कि यार, एक क्या है, बार-बार एक चैनल पे इस तरह की चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। तो मैं आपसे बहुत माज़रत चाहता हूँ, और आपसे आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप इतनी यानी बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करें, आई हैव नो वर्ड्स टू फ़ील आपकी जो फ़ीलिंग्स हैं, उनको मैं फ़ील करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो मेरे बस में है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर ये इस तरह की कोई चीज़ भी हुई, तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम दूसरा कोई ना कोई अल्टरनेटिव ले लें। या फिर हो सकता है मेरे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है मेरा स्ट्रीमयार्ड का, हो सकता है इसमें कोई इन्हेरेंट प्रॉब्लम हो। मुझे 1-2 दफ़ा वैसे बात की थी मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसकी शिकायत आती है इस तरह की साउंड की। तो या फिर मुझे फिर ये प्लेटफ़ॉर्म चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, हम नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में ये चीज़ें अगर ठीक ना हुई, तो फिर हमें स्विच करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा टॉपिक्स की तरफ। और टॉपिक्स में आज आपको पता है कि पाकिस्तान का मैच है और श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका के साथ हमारे जैसे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कभी भी हम उनसे नहीं हारे। और अल्लाह करे कि आज के मैच में भी हम जीतें। और जो टीम है, उसमें चेंज एक कहा जा रहा है, अब्दुल्ला शफीक आ रहे हैं पॉसिबली फ़खर की जगह पे। फ़खर इम्पैक्टफुल प्लेयर है, लेकिन अब मसला ये है कि उसको वो फ़ॉर्म में ही नहीं आ रहा, और बड़े मैच में भी नहीं आ रहा, किसी छोटे मैच में भी नहीं आ रहा, तो फिर बंदा ज़ाहिर सोचता है ना कि उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो जो बेंच स्ट्रेंथ है, उसको भी ट्राई करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि वर्ल्ड कप के मैचेज़ जो शुरू हो गए हैं, आपको पता है ये इंडिया में हो रहे हैं, और इंडिया आपको पता ही है ना कि किस चीज़ की वजह से मशहूर है। तो वहाँ पे ये ज़रा आपने नोट रखना है कि ये जो गैम्बलिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपको पता ही है कि जो मैच फिक्स होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। और ये भारत में तो ख़ैर बहुत, आपको पता है, बड़े ही लेवल पे ये काम होता है। तो इसलिए आपने नज़र रखनी है। मुझे इत्तला मिली है कि कुछ मैचेज़ जो हैं, वो फिक्स हैं, और वो देखेंगे हम। मैं अभी कुछ मज़ीद बात नहीं आपसे करता, लेकिन सिर्फ़ मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आपने ये ज़रा ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये मैच खेले जाते हैं, और कौन-कौन से मैचेज़ जो हैं, वो आगे जाके फिक्स हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा भी तफ़सीलात में नहीं जाता, लेकिन ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि नज़र ज़रूर रखिएगा। ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है ना? ये जुमला आपने हमेशा याद रखना है, और ये आम ज़िंदगी में भी, ये वैसे प्रेसिडेंट रेगन का जुमला है, लेकिन उन्होंने एक बड़े काम की बात कही थी कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट ज़रूर करें, हर एक पे करना चाहिए, लेकिन आँखें खोल के करना चाहिए। उसको वेरीफाई ज़रूर करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि अंधा इत्मीनान करके बैठ के, और फिर अगले ने डिच कर दिया और फिर जनाब रोते रहे। तो ये नहीं करना। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट इस वक़्त जो ग्लोबल स्टोरी है, वो इज़राइल और फ़लस्तीनियों के हवाले से है, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल पे अब पहुँच चुकी हुई है। आप देख रहे होंगे कि फ़लस्तीन में ज़बरदस्त अटैक्स हो रहे हैं, और इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स हो रहे हैं। और उसमें वो नहीं देख रहे कहाँ पे बच्चे हैं, कहाँ पे ख़वातीन हैं, बस मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं। और जितने बच्चे, मेरा ख़्याल है 100 से ज़्यादा बच्चा जो है वो शहीद हो चुका है।
اور उनके साथ-साथ उनके घर वाले भी और बिल्कुल नहीं देख रहे। हर तरफ से ब्लॉकेड है, हर तरफ से पानी बंद, फूड बंद, बिजली बंद, हर चीज़ बंद। और इस वक़्त आप ये देखें कि आपको इनकी डुप्लिसिटी नज़र आएगी कि पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है, परसों ये कह रहे थे, वो हमास वालों से या फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव से जब बात कर रहे थे, तो कह रहे थे जी कि आप लोगों को जो सिविलियंस हैं उनको मार रहे हैं। अब इनको सिविलियंस नज़र नहीं आएँगे, आप ज़रा देखिएगा। और ऊपर से ऐसे-ऐसे लोग, मैं उनकी स्टेटमेंट्स आपको दिखा नहीं सकता, बड़े जिनको हम रीज़नेबल कहते हैं, बड़े पढ़े-लिखे कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बस अब ख़त्म कर दें, फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दें, तबाह-बर्बाद कर दें, फिनिश देम ऑफ। आज मैं बल्कि उसका ट्वीट देख के मैं हैरान हो गया। निकी हेली, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो कि पहले आपको याद होगा कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट्स पे रह चुकी हुई हैं, यूएन में भी रह चुकी हुई हैं और फिर वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बायस्ड किस्म की खातून है। तो उनकी जो अब इस लॉबी को खुश करने की कोशिश है, वो ये है कि जनाब मुसलमानों को ख़त्म कर दें। और अब इसका ये है कि मैं जॉर्डन पीटरसन का भी ट्वीट देख रहा था, उसने भी इसी तरह की बात की। तो ये जो लोग हैं, ये समझते हैं कि मुसलमान जो हैं, ये जानवरों से भी बदतर हैं। इनका ख़त्म हो जाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इनके सामने ह्यूमन राइट्स जो हैं, वो सिर्फ़ इनके अपने हों तो ह्यूमन राइट्स हैं। तो मुसलमान चूँकि ह्यूमन ही नहीं है, तो इसलिए उनके क्या राइट्स होंगे? और यही चीज़ जो है वो आप पाकिस्तान में भी देखते हैं कि पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स सिर्फ़ लिबरल्स के हैं और जो लिबरल्स नहीं है सो कॉल्ड और जो दूसरी उनकी साइड के हैं, तो उनको वो लिबरल वो मुसलमान ही नहीं समझते, ना पाकिस्तानी समझते हैं, ना इंसान समझते हैं। तो इसलिए उनको कोई हकूक नहीं, इसलिए आपने देखा होगा सारे चादर तान के सोए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोया हुआ है, दूसरी एनजीओ सोई हुई हैं और मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि ये लोग जो हैं, इनको जब तक पीछे से तुनका नहीं लगता और तुनका किस चीज़ का होता है, वो होता है डॉलर्स का। जब वो लगता है, तो फिर ये जो वो कहते हैं, वो उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी डुप्लिसिटी आपको यहाँ पे पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है और इंटरनेशनल लेवल पे भी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जो है, अब देखना ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किधर जाएगी और ये इसके मुझे लगता है कि बढ़ने के काफ़ी खदशात हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, जिस तरीके से एक बयानिया मुझे नज़र आ रहा है अमेरिकन अखबारात में भी और आज आपने देखा होगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये कह दिया है कि जी इसमें ईरान इन्वॉल्व्ड था, उसके सबूत हमें मिल गए। हालाँकि कल तक ये कह रहे थे कि जी हमने देखा है, हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है, तमाम कॉल्स वगैरह चेक किए हैं, हमें ईरान की शमूलियत उसमें नज़र नहीं आई कि ईरान मुलव्वस नहीं है। लेकिन आज इन्होंने अपना पैंतरा बदला है और अब न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल के ज़रिए इन्होंने ये बात आगे फैलाई है कि जी ईरान शामिल है और ईरान के लोगों ने, उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने लेबनान में जाके मीटिंग्स की हैं इस हवाले से। अ, उनके साथ हमास के लोगों के साथ भी और हिज़्बुल्लाह के साथ। अब ये मुबैना तौर पर ये बात चल रही है, अब हकीकत है कि नहीं है इसका नहीं हमें पता। लेकिन एक बयानिया बनाया जा रहा है और इसी वजह से आपने देखा कि बहुत बड़ा जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का, वो भी खित्ते में पहुँच गया है और वो भी अब जाके वहाँ पे एक डिटरेंट के तौर पर वहाँ पे खड़े रहेंगे और बताएँगे कि ईरान के साथ क्या-क्या करना है। क्योंकि अब अगर ईरान के साथ ये मामला चलते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ईरान भी रिटेलिएट करेगा और उन्होंने कह भी दिया कि अगर हम पे हमला हुआ, तो फिर हम भी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पे मिसाइल वगैरह के साथ हमला करेंगे। जो उनके पास पावर तो है, वो कर सकते हैं। लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा क्या ये कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ेगी और फिर हो सकता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए और उसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं, वो मज़ीद इन्वॉल्व हो जाएँ और फिर वो काम जो है, वो फैलता चला जाए। हमारे लिए भी बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। इसलिए कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। अगर ईरान तक ये कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो उसमें फिर हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा कि हमें भी साइड्स पिक करनी पड़ेंगी, जो कि हम पहले ही खैर पिक तो कर ही चुके हैं। हमारी तो खैर अपनी कोई पॉलिसी ही नहीं है। हमारी तो इतनी खुशामदाना एक पॉलिसी और ऊपर से जो जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट जिस तरह की माशाल्लाह आई हुई है, वो तो वैसे ही टोडी हैं। वो तो उनके जूते चाटने के लिए और पॉलिश करने के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं। और अभी भी आपने जो उनकी स्टेटमेंट्स देखी हैं, कौन-सी किसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी आई है जिसने कहा हो कि जी हम कंडेम करते हैं, जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही है, इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो रही है फ़लस्तीन के इलाकों में, ख़ास तौर पे गज़ा के अंदर। तो अब ये ज़रा देखने वाली बात है कि हमारी तरफ से कौन-कौन सी पार्टीज़ जो हैं, वो इसको ओन करती हैं और अभी जुमे को यौमुल कुदस मनाया जाना चाहिए और उसमें देखा जाना चाहिए कि क्या किस तरीके से पाकिस्तान जो है उसकी उनकी मदद कर सकता है और पाकिस्तान को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। हमारा जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है,
उसको भी ये चाहिए कि वो एक अपनी तरफ से गुड ऑफिसेज़ अपने जो है वो यूज़ करते हुए इनकी जो अफ्रीकैन हैं उनके माबैन मामलात को हल कराने की कोशिश करे, कतर को इस्तेमाल करना है, कतर के साथ जाके करें। और मसला ये है कि हमारी तो क्या औकात ही नहीं रह गई। किसी ज़माने में पाकिस्तान का एक रोल हुआ करता था, पाकिस्तान जाके रोल प्ले करता था, हमारे वज़ीर ख़ारिजा जाया करते थे मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके अपना एक रोल प्ले करते थे। तो अब तो हमारी वो है, उनको पता है कि यार ये क्या है, इनको इनका मसला ही कोई नहीं, इनको जो कहेंगे वो कर लेंगे। तो इसलिए ये बड़ी ही शदीद किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है आइंदा चंद दिनों के अंदर। अल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये इस तरह की चीज़ों से बचें क्योंकि जितना जानी नुकसान इस वक़्त फ़लस्तीन में आम लोगों का, शहरियों का हो रहा है, उसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। यानी वहाँ पे अब यकीन करें कि जो मेरी 1-2 लोगों से वहाँ जो अटैच्ड हैं उन एनजीओज़ के साथ उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो चले गए हैं। कितने लोगों के साथ तबाही हो चुकी हुई है। कहते हैं वो हम ऑन ग्राउंड लोग मौजूद ही नहीं है और जो हैं उनकी एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे जो क्या हो रहा है और वो छुपे हुए हैं, वो अपनी जानें बचा के छुपे हैं। अच्छा एक और जी अब ज़रा थोड़ा-सा आ जाते हैं कि डोमेस्टिक जो हमारा सिनेरियो उसके ऊपर, वो ये है कि इमरान खान साहब का जो केस चल रहा था, कल उनको बकौल उनके वकील के एक पिंजरे में वहाँ पे पेश किया गया। अब ज़रा देखें एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान का, अपने इस्लाम का मुकदमा लड़ा पूरी दुनिया में, उसके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं और किन के कहने पे कर रहे हैं? जिनके कहने पे आप कर रहे हैं, उनको आप क्या चाहते हैं कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि आप हम आपके ज़र खरीद गुलाम हैं, हम आपके ऐसे गुलाम हैं कि जो आपके ख्वाहिशात के मुताबिक हर काम करते चले जाएँगे और अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कसूर क्या किया उसने? उसको आप पिंजरे में ला रहे हैं, ऊपर से आप उसके साथ इतना बदसलूकी कर रहे हैं। यानी हद होती है, गुलामी की भी एक हद होती है, आप उसको भी क्रॉस कर गए। मैं इसके ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि इंडाइटमेंट की डेट जो है अक्टूबर 17 उन्होंने रख दी है। उसपे उन्होंने इंडाइट कर देना है उनको, तो बस ये साइफ़र का मुकदमा हो गया। सारी दुनिया पीट रही है, अव्वल तो ये जो कोर्ट है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ऊपर से अगर वो फैसला भी देते हैं, तो फिर एक ऐसा घटिया किस्म का फैसला होगा कि जिसकी कोई ना नज़ीर है, ना इसको इसको कोई भी दुनिया की कोई कोर्ट जो है वो तस्लीम कर सकती है। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही वाज़ सपोज्ड टू डू इट। उसने अपनी ड्यूटी दी है और आप उसी उसको अपनी ड्यूटी देने के ऊपर आपने अ, उसको आप इंडाइट कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो ये है जी कि एक और चीज़ जो सामने आई है जो मेरी नज़र में एक धोखा है बहुत बड़ा और वो है कि जी जनाब बाजवा और जनाब फैज़ के मुतालिक एक केस जो है वो टेक अप कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि जी इन्होंने अपने 2 साल मुकम्मल होने से पहले उनकी रूल्स की खिलाफ़वर्ज़ी की है और इन्होंने मीडिया से बात की है। 2 मीडिया जो सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी और शाहिद मेतला, उनको भी नोटिसेज़ आ गए हैं और साथ इनको भी नोटिसेज़ दे गए। ये बिल्कुल आई वॉश है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल आई वॉश है, ये सिर्फ़ नवाज़ शरीफ को एक साइकोलॉजिकली बताने के लिए कि जी देखें, आपका ये था ना कि जी मैंने इनको ठीक करना है, तो आएँ जनाब, हमने केस करवा दिया और अब देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा और जैसा कि हमारा निज़ाम है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट माशाअल्लाह। यानी उनके अंदर इतना तप्पड़ है कि वो फॉर्मर आर्मी चीफ और फॉर्मर डीजीआई को बुला के जनाब नोटिस दे रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, हँसने वाली बात है ना? आप भी थोड़ा-सा हँसे, मैं भी हँसता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे लिए नई चीज़ें नहीं है, हमें धोखा देते हैं, हमें हमारे साथ झूठ बोला जाता है। हमें हमें बेवकूफ़ समझा जाता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको जिस तरह भी हाँकेंगे ये हाँके जाएँगे और हम हाँके जाते हैं वैसे। अब देखिए ना ये नवाज़ शरीफ जिस तरह आ रहा है वापस कि जी मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। मैंने कल भी आपको बताया कि कौन-सी दूध और शहद की नहरें जो थी वो बह रही थी 2017 में। ऐसे ही मारते हैं कि जनाब ये हो गया था और वो हो गया था, हमने मोटरवे बनाई, हमने ये किया, हमने फलाना किया। मोटरवे बनाई तो आपने जाके फ्लैट ले लिए और पता नहीं क्या-क्या आपने लिए। अच्छा जी, आप ज़रा थोड़ा-सा एक और चीज़ जो जिसने मुझे थोड़ा-सा बॉदर भी किया और वो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को मैं पिछले कई प्रोग्राम्स में आपको बता रहा हूँ कि काज़ी साहब का मैं उनका नाक़िद तो हूँ, लेकिन मुझे उनसे उम्मीद बड़ी थी कि वो कुछ ना कुछ आके करेंगे। लेकिन अभी तक आप देखें कि जो उन्होंने अपने आप को साबित किया है और ये अच्छा किया उन्होंने कि लाइव टेलीकास्ट करवा दिया है, वरना लोगों को यकीन नहीं आना था। वरना कौन यकीन करता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस तरह उनका कॉन्डक्ट होता है अपने कोर्ट के अंदर।
यानी इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के साथ जो उन्होंने किया है, आपने भी वो क्लिप देखा होगा, मैंने भी देखा है। किस तरह ये आम आम लेवल पे भी, मतलब मेरे जैसा शख्स यकीन करें कि मैं किसी को इस तरह नहीं कह सकता और इस तरह स्नब नहीं कर सकता कि जिस तरह एक आम आदमी कोई कर देता है। और कुजा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके साथ बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, उनको स्नब भी कर रहे हैं और उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब मुझे नहीं पता, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन सुप्रीम कोर्ट और बहुत सुना है कॉम्पिटेंट आदमी है। तो उनके साथ आप अगर आपका कोई पर्सनैलिटी क्लैश है तो चलो वो अलग बात है। लेकिन पब्लिकली आप उनको स्नब कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। अगर आपने उसमें ऑर्डर में लिख भी दिया था कि उन्होंने अपनी बात कर ली भी है, तो क्या हो गया अगर वो दोबारा कोई बात छोटी-सी करना चाह रहे थे? तो काज़ी साहब ये आप अपनी इरिटेबिलिटी जो है, वो बार-बार आप प्रूव कर रहे हैं कि आपका जो एक जो ज़हनी इस्तिताअत और इस्तेदाद जो है, वो थोड़ी-सी ज़रा गड़बड़ है। और उसमें अगर आप ये इस तरह करते रहेंगे तो फिर ये तो आपके ऊपर क्वेश्चंस उठना शुरू हो जाएँगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो क्या इस काबिल है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह भी सकें? क्योंकि ये दुनिया जहान में होता है कि जब आप इस तरह के ओहदों पे होते हैं, तो फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो अगर मेंटल हेल्थ क्वेश्चनेबल हो, तो फिर एक इतनी बड़ी अथॉरिटी की पोज़ीशन के ऊपर आपको नहीं होना चाहिए। और आपने बार-बार सबूत दिया है कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं। यानी एक एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतना इरिटेबल हो सकता है कि वो एक वकील के कहने पे वो अपनी बात जो है वो इस तरह उनको कहना शुरू कर दे कि मैं फिर इश्यू करने लगा हूँ। ये तो आपने बड़ी धमकी दी ना उनको कि मैं आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे देता हूँ या आपको गिरफ्तार करवा देता हूँ या कुछ भी कर सकते थे। तो ये मेंटली अनस्टेबल होने की निशानी है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को बड़े होने के नाते और बड़े ओहदे पे बैठे होने के नाते उनसे माज़रत करनी चाहिए और उनको बुला के अपनी चेंबर में उनसे बात करनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है और मैं आइंदा से ऐसी नहीं करूँगा। क्योंकि ये बड़ा होने की निशानी होती है कि अगर आप कोई बात हो, तो आप माज़रत कर लेते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चल रही थी वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे बहुत ही मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने कहा जी मेरा लीडर तो नवाज़ शरीफ है, मेरा लीडर शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ नहीं। तो ये कमाल उन्होंने वैसे इंकशाफ किया। यानी आप उनके साथ उनकी पार्टी में भी हैं और अगर आपके लीडर किसी और को लीडर अपॉइंट करते हैं, तो फिर आप अपने लीडर की बात मानेंगे ना। यानी ये ऐसे ही है ना कि जैसे एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, तो वो अपने एक जनरल को कहे कि यार ये जनरल जो है, ये आपसे आपसे सीनियर है, आपने इसकी बात मानी तो आप मानेंगे, क्योंकि आपको आपके लीडर का ऑर्डर आएगा। तो ये क्या बात हुई कि जी आपके नवाज़ शरीफ लीडर हैं, लेकिन बाकी लीडर नहीं है। नवाज़ शरीफ ने अपॉइंट किया हुआ है ना शहबाज शरीफ को भी और मरियम को भी। ये अब आपकी चॉइस है कि आपने उनकी नस्लों के आगे जाके खड़े होना है, हाथ बाँध के कि नहीं वो खड़े होना। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था और ये पहले आपको अपनी पार्टी के अंदर ये चीज़ें कंडेम करनी चाहिए थी, क्रिटिसाइज़ करनी चाहिए थी कि जी ये पार्टी जो है, ये शरीफ ख़ानदान पार्टी नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें जो लोग हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सीनियरिटी की बुनियाद पे, उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होनी चाहिए, रिश्ते की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने जो पहले बोया था, वो अब आप भर रहे हैं और वो बड़ा हो चुका हुआ है, तो अब उसका फल जो है, वो आपको खाना पड़ेगा। या फिर आप पार्टी छोड़ें, जो कि आप इशारे कर भी रहे हैं कि जी पार्टी एक होनी चाहिए, उसका एक गुंजाइश भी है और फिर आप डिली-डैलिंग कर रहे हैं, कभी यहीं, कभी यहीं। तो ये इस तरह नहीं, ये आप आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ी कमी है, शायद खाकान नवाज़ साहब माज़रत के साथ, कि आपके अंदर क्लैरिटी की बहुत कमी है। आप हमेशा से मैं आपको तकरीबन 30 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ और मुझे याद है उस वक़्त भी जब आप एक ज़माने में हमारे पास न्यूज़ में भी आते होते थे और साथ आपके साथ एहसन इकबाल होते थे और फिर आप उधर से ही चले जाते थे स्टॉक एक्सचेंज में भी, याद है ना आपको? तो मैं आपको जानता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी में ये बड़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। अब तो ख़ैर क्या ठीक होनी है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि ओहद का पहाड़ सोने का हो गया तो ये मान लेना, लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसकी नेचर बदल गई है, तो ये ना मानना। तो ये तो हो नहीं सकता, बहरहाल कोशिश करें आप अगर थोड़ा-सा अपने ऊपर भी कर सकते हैं तो। अच्छा एक और चीज़ जो है, एक और अब्बासी साहब, उनका भी ज़िक्र कर लेते हैं और वो हैं सदाकत अब्बासी साहब, जिनका फाइनली फिर टीवी का इंटरव्यू चल ही गया और वैसे मैंने उस दिन तो सैल्यूट किया था डॉन को, आज मैं वो अपना सैल्यूट ऐसे करके वापस ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि डॉन ने चवल मारी। मतलब ये क्रूड सेंस में सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ
لیکن بہت بڑی چال ماری ہے. اگر آپ کھڑے ہو ہی گئے تھے اور اگر آپ کی ٹانگوں میں تھوڑا-سا ہم نے دیکھا کہ ایک جھان آئی ہے، جو کہ نارملی آتی نہیں ہے، آپ نے بھی آپ کافی سالوں سے لیٹ چکے ہوئے ہیں اور آپ نے بھی جو ڈالر ہے اس کو اپنا خدا سمجھا ہوا ہے. تو اگر آپ اس دفعہ کھڑے تھوڑے سے ہو ہی گئے تھے تو کھڑے رہتے تھوڑی دیر. کیا ہو گیا؟ 2-3 دن بھی آپ نے نہیں کیا صبر اور آپ نے ساتھ ہی جناب جھک گئے اور لیٹ گئے بلکہ. یہ بڑا افسوس ہوا مجھے. یعنی صداقت آبادی کا انٹرویو پہلے آپ نے کہا جی کہ ہم نہیں چلانے دیں گے، ہم جی وہ ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں چلنے دیں گے، بی بی سی کو بھی آپ نے کہا. تو پھر آپ نے اچانک کہہ دیا کہ جی کوئی بات نہیں. تو یہ سرینڈر ہوتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں سرینڈر. تو آپ نے سرینڈر کیا اور آپ نے قائد اعظم کی روح کو تڑپا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے ایک ایسے جو بہت ہی تکلیف میں ایک شخص تھا، جو آپ کو پتا تھا کہ اس کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کا انٹرویو آپ نے کر لیا صرف اپنی ریٹنگ کی خاطر، اپنے بلیک میلنگ کی خاطر. بلیک میل ہوئے ہوں گے آپ، ظاہر آپ کے بھی مسائل تو ہیں، لیکن آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ کی طرح کے جو مختلف اخبارات دنیا کے ہیں ان میں مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑا ہوتے ہیں اور وہ سٹینڈ لیتے ہیں اپنے اصولوں کے اوپر. آپ کے اصول بھی تو ہیں نا. آپ تو بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ قائد اعظم نے افتتاح کیا تھا، یہ آپ قائد اعظم کو خوش کر رہے ہیں. تو بڑا افسوس ہوا. میرا سلوٹ واپس ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو خواتین حضرات آپ بھی یاد رکھیے گا، میں نے اپنا سلوٹ جو کیا تھا وہ میں نے ایسے کر کے واپس لے لی. اچھا جی، ایک اور چیز، بس چھوٹی چھوٹی بات میں دو ایک کرتا ہوں پھر ہم چھٹی کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ملالہ کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے اور ان کو ملایا جا رہا ہے میاں خلیفہ کے ساتھ. میں تو نہیں جانتا، وہ سنا ہے کہ وہ کوئی غلط قسم کی موویز میں وہ آتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا، لیکن کل میں نے جب دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ جناب اس کا کمپیریزن اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو خاتون ہے اس نے فلسطین کے لوگوں کی حمایت کا اعلان کیا اپنی تمام تر بیک گراؤنڈ کے باوجود. اور اس نے آپ جیسے لوگوں کی ستائش بھی اس نے حاصل کی ہے. لیکن ہماری جو ملالہ ہیں ان کے اوپر آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کرٹیسائز نہ کریں. اس کے اوپر کرٹیسزم نہیں بنتا. وہ اس لیے کہ دیکھیں شروع سے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ریز کیا گیا، کس طریقے سے اس کو بنایا گیا، پورا ایک آئیکن بنایا گیا، پھر اس کو پاکستان سے اٹھایا گیا، باہر لے جایا گیا، پھر وہاں پہ جا کے اس کو ایک سمبل کے طور پر باقاعدہ گروم کیا گیا اور پھر نوبیل پیس پرائز دیا گیا. نوبیل پیس پرائز ایسے تو نہیں سڑکوں پہ ملتا. اور پھر جب وہ ملتا ہے تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں نا. اور وہ اگر میرٹ پہ ملتا تو ہمارے دوست امجد ثاقب صاحب کو مل جاتا، جو دنیا میں میرا خیال ہے کہ اس وقت اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. امجد ثاقب صاحب جیسا کوئی کام دنیا میں نہیں کر رہا، لیکن ان کو نہیں ملا. اس لیے نہیں ملا کہ وہ شاید تیار نہیں ہوں گے وہ اس طرح کی ڈکٹیشن لینے کے لیے. لیکن ملالہ جو ہے ان کو آپ دیکھ لیں، کسی ایشو کے اوپر پاکستان میں ابھی ہیومن رائٹس کا مسئلہ چل رہا ہے، کبھی آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہو؟ کبھی خواتین کے مسئلے کے اوپر، ابھی خواتین ہماری جیلوں میں ہیں، یہ طیبہ راجہ وغیرہ، صنم جاوید، یاسمین راشد صاحبہ اور دوسری جو ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ وغیرہ، اس طرح کی جو باقی خواتین ہیں وہ سب اندر ہیں. لیکن ان کے سر پہ جون، کان پہ بلکہ جون نہیں رہ گئی. تو اس لیے آپ کرٹیسائز نہ کریں ملالہ کے اوپر، کیونکہ ملالہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے اور وہ تب کرے گی بات جب کوئی کسی لبرل کے اوپر بات آئے گی. ہمارے ہاں ابھی اگر چینج ہوتی ہے سچویشن تو کسی لبرل کو آپ کوئی گالی دیں گے، کوئی پکڑا جائے گا، جیسے وہ ایک صحافی چھوٹا سا پکڑا گیا تھا تو پھر کیسی دنیا میں آگ لگی تھی. تو اس طرح کا بندہ کوئی بھی ابھی ہوگا تو پھر ملازہ کہ آپ فوراً اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. تو اس لیے پلیز ڈونٹ کرٹیسائز ہر. وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے اور اس کو کرنے دیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بس یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ٹرسٹ بٹ ویریفائی. وہ تو اب کچھ دیر آپ انتظار کریں، وہ آپ کی وزیر اعظم بنے گی. اس لیے آپ وہ بھی دن آپ دیکھیں گے، کیونکہ وہ جیسے امپورٹڈ یہ آتے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک دن آئے گی آپ کے پاس. آخر میں جو ایک اور جو بڑا مجھے افسوس ہوا وہ ہے زینب عباس کا کیس. زینب عباس جو ہیں وہ کرکٹ کمنٹیٹر ہیں. ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ انڈیا میں تھیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. سائبر کرائم کا جو ایک وہاں پہ ایک سلسلہ ہے اس میں ان کو بہت کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر وہ فائنلی وہاں سے تنگ آ کے اور ڈر کے وہ وہاں سے دبئی چلی گئیں. اور
शुक्र है कि उनको वहाँ पे मैंने सुना था कि कोई गिरफ्तार भी हो सकती थी वहाँ पे और वो बच गई वहाँ से जाते-जाते कम से कम वरना वहाँ पे पता नहीं कितना बड़ा एक मसला बन जाता। तो ये मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भारत में कितनी अजीब-सी सिचुएशन है कि कोई एक ट्वीट अगर कोई कर देता है, तो उस पे भी उनको आग लग जाती है और वो उसको बाहर से भी मेहमान भी आया हुआ हो, तो उसको गिरफ्तार करने की भी बातें शुरू कर देते हैं। कितना एम्बैरेसिंग है। इट इज़ सो एम्बैरेसिंग मैं यकीन करें मुझे समझ नहीं आती ये इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन इनके हौसले, इनका ज़र्फ़ इतना छोटा है कि नज़र ही नहीं आता। तो ज़ैनब वास बचत हो गई है उसकी, वो आ गई है वापस दुबई में, तो चलें शुक्र है, लेकिन किसी बड़ी एम्बैरेसमेंट से हम बच गए हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ पे इसको प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक ये हमारी बात पहुँचाया करेंगे, क्योंकि ये जो सिलसिला है, ये चलता रहना चाहिए और हमारा जो ताल्लुक है वो आपस में, वो बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। खुर्दम बतुमाए ख़ेशरो, खुदानी हिसाबे कमो बेशरो। मुझे इसराक साना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।